हाँ भाई। आरव, अमन, देवेश, दिव्यांशा, गौरी, सिद्धि। सिद्धि बेटा ऑफलाइन आया कर। वेदांश, वेदांत 3:30 बजे आइयो मेरे पास आ सके तो, ठीक है। वेदांश 3:30 आना मेरे पास। चलो इधर देखेंगे सभी बच्चा मेरे, बस अब बात नहीं प्लीज। बच्चा देखिए, आज की क्लास का टास्क समझ लो, सुनो भाई। सबसे पहले हम लोग थर्मो के 16 से लेके 22 तक के जो सवाल बचे हुए हैं वो निपटाएंगे। इसके बाद हम लोग आज की क्लास में जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट रह रहा है। सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है उसको कवर कर देंगे बेटा। तीसरे नंबर पर जो हाइड्रोकार्बन है उसकी जो एनसीईआरटी है उसको जो है आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। 3 चीज़ें आज की क्लास में कवर करेंगे, तो ऑब्वियस है थोड़ा जल्दी में रहेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस स्पीड में क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये तीनों बातें हमारी पूरी हो पाएंगी। चलिए तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। आप इधर देखेंगे सभी, इधर देख ले। अब आप बताइए, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ी तो फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जो डेल्टा एच है उसका एक रिलेशन होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और इसको ऐसे भी बताया कि ये रिलेशन इस तरीके से चेंज हो सकता है प्लस डेल्टा एन जी आर टी। बेटा तू बात कर रही है तो फिर मैं तेरे को अलग बिठाता हूँ। डेल्टा एन जी आर टी। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि इसको ना इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। सुन लो, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट भी इसको लिखा जा सकता है। टेम्परेचर इन केल्विन, आर हमेशा यहाँ 25/3 होता है, या मैं ये कहूँ ये जूल पर मोल पर केल्विन है। वही दूसरी तरफ अगर किलो जूल में इसको लिखोगे 25/3 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। से यस सर नो। तो बहुत बेसिक और सिंपल बात थी, जो ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए इस क्लास के सभी बच्चों को। तीसरी बात सुन ले भाई, डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला होता है -2.303 आर टी लॉग ऑफ के। क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्शन को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं मैंने के इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ देखा है, ठीक है। जब डेल्टा जी और डेल्टा एच का रिलेशन की बात करूँ तो एक रिलेशन और होता है, डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ऐसे सवाल काफ़ी बनते हैं कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो उस केस में इस वाली बात को जीरो मान लेते हैं हम लोग। इस बात को जीरो मान लेते हैं, ये दोनों गिवन होंगी तो एक वो टेम्परेचर आ जाता है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं, और उस टेम्परेचर को बढ़ाने पर डेल्टा जी ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, नेगेटिव, और उस टेम्परेचर को घटाने पर डेल्टा जी क्या मिलेगा मेरे भाई, पॉजिटिव। क्या आसान बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये दोनों तीनों रिलेशन आप लोगों के दिमाग में सेट होने चाहिए, कोई कष्ट नहीं है यहाँ तक किसी प्रकार का। फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अब नेगेटिव होने के तरीके चाहे वो एंट्रोपी चेंज से हो या फिर एंथैल्पी चेंज से हो, राइट। इस तरीके से ये बेसिक डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है। चलिए मैं टॉपिक पर सीधा सीधा मूव करता हूँ, यानी कि सवाल पर मूव करता हूँ। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन आता है जो कि इससे रिलेट करेगा तो विल डू दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, राइट। तो बहुत ध्यान से इसको सभी बच्चे देखें, सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ आप लोग देखने और सीखने की कोशिश करें भाई। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 पर थे या 17 पर थे, ऐसा कुछ था। देख के बताओ 16 हमने किया था कि नहीं किया था, कर लिया था। यहाँ वैल्यू क्या हो जाती है, एंट्रोपी की बढ़ जाती थी। नेक्स्ट है, फॉर ए रिएक्शन एट 298 केल्विन। कितने केल्विन पर है भैया, 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। कितनी सिंपल और सटीक बात कही है कि आप डेल्टा जी का रिलेशन अगर जिस बच्चे को याद है, जो कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है,
उसमें डेल्टा जी को आप 0 पुट कर देना, क्योंकि ऐसा मानकर चलो कि आप इक्विलिब्रियम टाइम निकाल रहे हो और उस टाइम की रेंज से ही इस सवाल का आंसर जो है आ जाएगा। एट वॉट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द डेल्टा जी विल बी 0। डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? 0 हो जाएगी। डेल्टा जी की वैल्यू 0 क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि रिएक्शन में कहां पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं भाई? इक्विलिब्रियम पर। अगर ये बात सही है तो टी का जो फॉर्मूला होगा वो बेसिकली हो जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय व्हाट? डेल्टा एस। और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है जरा चेक करके बताओ मुझे? 400। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.2। तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ मुझे? ये आ जाएगा बेटा 2000 केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। इसका मतलब ये हो गया सर कि जब डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो भैया ये वाली बात क्या है? पॉजिटिव है। ये वाली बात भी क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और ये भी क्या है? पॉजिटिव। और ये 2000 अगर कर दोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको तो डेल्टा जी क्या चाहिए? नेगेटिव में चाहिए। तो अबव 2000 टेम्परेचर, 2000 से जैसी टेम्परेचर ऊपर पहुंचाओगे तो ये वाला पार्ट जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये बढ़ जाएगा और डेल्टा जी बिकम नेगेटिव। तो सवाल का जो सही आंसर है वो क्या है? अबव 2000 केल्विन। 2000 केल्विन से ऊपर जाते ही, 2000 केल्विन से ऊपर जाते ही आप लोगों को क्या मिलना शुरू हो जाएगा? अबव 2000, अबव 2000 केल्विन टेम्परेचर द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या हो जाएगी दोस्त? उस केस में स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कोई कष्ट नहीं है किसी प्रकार का, आसानी से ये फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है भैया, आसान है। और ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा अपने पेपर में। ये सवाल मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस में आ जाओ और घर पे भी इस टाइप के सवाल जब आएँ तो मोटिवेट फील करो। सवाल है बेटा, 2 Cl के एटम हैं जो एक Cl मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। दोबारा सुनो, 2 Cl के एटम हैं जो एक Cl2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस? पहले मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को, जब भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन, तो बेटा हीट रिलीज होती है। या मैं ये कहूं, जब बॉन्ड जुड़ते हैं तो हीट रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटते हैं तो हीट रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी बॉन्ड को आपको तोड़ना है, Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना है, देन यू रिक्वायर्ड हीट, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंड इफ Cl कन्वर्ट इनटू द Cl2, यानी कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन हो रही होगी है, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो भैया साफ साफ सी बात है कि फॉर्मेशन में अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी क्या रहने वाली है बेटा जी? नेगेटिव रहने वाली है। क्या रहने वाली है? एंथैल्पी नेगेटिव रहने वाली है। एंथैल्पी बिकम नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी दोस्त? नेगेटिव। व्हाट अबाउट डेल्टा एस? अब देखो कितना सिंपल सवाल है, आप खुद बताना मुझे। यार पहले कोई चीज 2 थी और वो मिलकर 1 हो गई, तो एंट्रोपी घटी या बढ़ी? घटी। एंट्रोपी का चेंज क्या है? कोई चीज पहले 2 थी, अब क्या हो गई? 1 हो गई। तो भैया डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या इस सवाल का आंसर आपको आ गया कि ये वाली बात नेगेटिव है और ये वाली बात क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है, कोई कष्ट किसी प्रकार का है। उल्टा लिख दिया मैंने। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। और डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा दोस्त? नेगेटिव। दोनों बात समझ में आ गई? आसान भी है, कोई कष्ट नहीं है इसमें किसी प्रकार का। चलिए जी आगे मूव करते हैं। सिंपल सवाल है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। सवाल कहता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ऑफ डी। और डेल्टा यू नॉट की वैल्यू दे रखी है जो कि माइनस का 10.5 किलो जूल, और डेल्टा एस की जो वैल्यू दे रखी है जो कि आपको दे रखी है कितनी बेटा जी? माइनस कितना? 44.1। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, प्रेडिक्ट द रिएक्शन में अकर स्पॉन्टेनियसली। तो आपको एक छोटी सी बात मुझे बतानी है भैया। देखो, जो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है, डेल्टा जी का फॉर्मूला है, ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं यहीं से होके गुजरता होगा। इसमें एक बात पता है, एक बात तो पता ही नहीं है, वो तो डेल्टा यू है। तो इसका मतलब मुझे अगर ये रिलेशन याद है
डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस NGRT। और ये ना स्टार स्टार से घबराए मत किया करो, ये नॉट वॉट का सेंस इक्वेशन नहीं बदलती, इन सब के लिए ये वैल्यूज क्या रहती है, सेम। नॉट इज नथिंग बट शो द स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि 298 केल्विन या मैं बोलूँ 25 डिग्री टेम्परेचर पर प्रोग्राम चल रहा होगा, तब उस केस में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं। अच्छा ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है, मैं क्लियर करता नहीं हूँ बच्चों का, क्यों 12th में आके ऑटोमेटिकली कवर होता है तो अच्छा लगता है, पेपर से पहले इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन इज 25 डिग्री टेम्परेचर। सर ऐसा तो नहीं है सर, जब आपने PV/NRT पढ़ाया था तो आपने बताया था STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उस समय जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर को लिखा था वो लिखा था 273 केल्विन, आपको पता है। तो अब मैं एक बात और जोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या, जैसे एनर्जी की टर्म में R की वैल्यू 25/3 यानी कि 8.314 होती है, और प्रेशर वॉल्यूम की टर्म में R की वैल्यू 0.0821 होती है, वैसे ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, और विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम 273 केल्विन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए ये दोनों बातें आप लोगों को सोच समझ के अप्लाई करनी चाहिए, जो मैंने अभी बोला है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन with respect to energy is 298 Kelvin, but standard temperature condition with respect to pressure and volume is 273 Kelvin, जो आपने मोल कंसेप्ट में STP को NTP को पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ डाउट? इधर देख, बहुत ध्यान से देख। अब डेल्टा H की वैल्यू बेसिकली मुझे निकालनी होगी इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, और डेल्टा H के लिए डेल्टा U और NGRT। सर आपने कैसे सोचा ये इक्वेशन? क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन गिवन थी, और अगर ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा NG विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल ऑफ द रिएक्टेंट विच इज 3, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। साफ साफ ये बात क्लियर है कि जो डेल्टा H है वो डेल्टा U है वो कितना है 10.5, और ये माइनस हो रहा होगा, ये वैल्यू आ रही है 1 इंटू, और क्योंकि पिक्चर सारी किलोजूल में है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको भी यहीं पर किलोजूल में लिख देता हूँ, 8.314 इंटू 10 की पावर -3, एंड टेम्परेचर इज 298। टेम्परेचर कितना करना है बेटा जी, स्टैंडर्ड स्टेट है तो 298। तो कुल मिला के बात है कि यहाँ से एक वैल्यू आएगी जो आप कैलकुलेट करो, माइनस की आएगी, इस वैल्यू को उठा के बेटा जी यहाँ पर पुट करना। टेम्परेचर कितना ले लोगे बेटा जी, वही 298 केल्विन टेम्परेचर ले लोगे, डेल्टा एस की वैल्यू को इससे इधर पुट करना। याद रहे ये जूल में है, तो पहले इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करने ला। चलो चेक करके बताओ क्या आंसर आएगा डेल्टा जी नोट का, चेक करके बताओ मुझे, अभी सॉल्व कर। स्पॉन्टेनियस है या नहीं? आ रहा है? कितना आ रहा है? माइनस नहीं आ सकता। क्या किसी बच्चे की ये वैल्यू 0.16 किलोजूल आ रही है क्या? माइनस तो नहीं आ रहा भाई इसके सोल्यूशन में, पक्का? क्या? अरे ये नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव तो प्लस नहीं होगा। वाह यार खत्म हो यार, -3 तो कैंसिल होके कटेगा कैलकुलेशन में। समझ में आ रहा जन? दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या हो जाएगा मयंक? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट इज। दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस माय डियर स्टूडेंट्स। आगे मूव करें भाई। देखो सुंदर सवाल है भाई, आसानी से सवाल सॉल्व होने वाला है भाई। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में मैंने पिछले 15 दिन आप लोगों ने देखे होंगे, लगभग ये 2 चैप्टर ही पर कमांड करने की कोशिश की आप लोगों की, क्योंकि एक वो वाला मिथ था ना कि पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं कराया, तो भैया उसको धोने के लिए मैंने इसके बढ़िया से सवाल कराए। और मैं आपको बता रहा हूँ इस साल पूरी साल मैंने थर्मो और इक्विलिब्रियम ही सबसे ज़्यादा पढ़ाया है। वो मेन उसमें कराया नहीं, 2 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहा हूँ, 3 बच्चों को बैठा के पढ़ा रहा हूँ, ऐसे हुआ। इससे बढ़िया तो सबको करा देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इधर देख, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10। आप बताओ ये क्या दे रखा है भाई साहब? ये केसी नहीं के इक्विलिब्रियम दे रखा है, पहली बात तो, ठीक है जी। क्या है ये? के इक्विलिब्रियम, जो की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। फिर कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी नॉट इफ आर एंड टी वैल्यू इज गिवन टू यू। सर क्या ये आपने फॉर्मूला पढ़ा दिया था? क्या फॉर्मूला था? डेल्टा, देखो
इसका बेसिक फॉर्मूला ये है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है ना 2.303 वो है log Q। एट इक्विलिब्रियम में ये वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Kc में। तो फाइनली जो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आता है दैट विल बी माइनस ऑफ 2.303 RT, और यहां से आ जाता है log K इक्विलिब्रियम। अब दोस्त एक बात तय है कि K इक्विलिब्रियम में log 10 है, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू कितनी नजर आ रही है मुझे, 2.303। R की वैल्यू कितनी नजर आ रही है मेरे भाई, जूल में, किलो जूल में, चलो 25/3 ही लिखो, फिर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना नजर आ रहा है, 300, तो कैंसिल होगा भैया 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करके ना 19 बनते हैं, यही बता देता हूँ, सुनो 8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई 19.1 बनता है, कट लो इसको, तो यानी कि 19.1 मल्टीप्लाई बाय कितना, 300 कर लेना भाई। ऐसा करने से आंसर नो डाउट आपका किस में आ रहा होगा बेटा, माइनस में ही आ रहा होगा। रिएक्शन कैसी रही होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रही होगी। कैसी रिएक्शन रही होगी बेटा जी, स्पॉन्टेनियस। क्या ये गेम समझ में आ गया बेटा, बताओ। आसान भी है, बेसिक भी है, सिंपल भी है, कष्टहीन सवाल था। बोलो गेम समझ में आ रहा है, कोई कष्ट नहीं है यहाँ तक, फंडामेंटल क्वेश्चन था, क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके 2 सवाल और बचे हैं और फिर हम लोग मूव करेंगे इक्विलिब्रियम के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर, जो कि हार्डली 10 मिनट्स का होगा, और फिर हम लोग आपका हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी को सिरे से कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताना भाई, क्या ये गेम समझ में आ रहा है। आरव, आरोही, आदित्य यादव, अंशिका, अर्चिता, भुवी, दिशा, दिव्यांशा, गौरवी, जय, कार्तिक, कियान, माधव, मनस्वी, मनिका, मन्नत, मिष्टी, नितांत, प्राचिता, प्रार्थना, रिधिमा, ऋषभ, रोशन। रोशन भाई तू ऑफलाइन क्यों नहीं आता। सक्षम, सक्षम सैनी, सिद्धि, तारुष, तरुण, तनिष, वेदांश, विशाल, कुणाल। चले मेरे भाई आगे आगे मूव करें बच्चा। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, सभी समझने और सीखने की कोशिश करेंगे भाई सभी। चलो अगला सवाल, सुंदर सवाल यार, ये इतना सिंपल सवाल है मैं क्या ही बताऊं, लेकिन लॉजिकल भी है। आप जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। वो कह रहे हैं कमेंट करो स्टेबिलिटी ऑफ एनओ। क्या एनओ स्टेबल है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या बोला गया है इन्होंने, इन्होंने बोला हुआ है कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी ऑफ एनओ। एक बात तो ये समझाओ, थर्मोडायनेमिकल स्टेबल क्या होता है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू हीट, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एक होता है काइनेटिकली स्टेबल, वो 12th क्लास में आता है जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर रेट। किसका रेट ज्यादा है, किसका रेट कम है, ठीक है जी। अभी फिलहाल के लिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपसे पूछी हुई है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आंसर है। बताइए क्या एनओ स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो आंसर है, आंसर इज बिग नो। वाई, एनओ मतलब नो, ऐसे याद कर लो। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं, देखो बात को समझना बेटा जी। आप एक बात बताओ, सुनो भाई, सभी बच्चे बताएंगे। दोस्त ए से कोई चीज बी में जा रही है, और ऐसा करने से हीट रिलीज हो रही है, तो पता है बी ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि ए बी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, और उसके लिए वो हीट रिलीज भी कर रहा है। तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। मान लो ए को हीट देनी पड़ती, अगर ए को क्या देना पड़ता, हीट देनी पड़ती, तब उस केस में क्या लिखता आप कहते सर ए को हीट देनी पड़ रही है, इतना हीट है तब जाके बी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ए इज अनस्टेबल, ए इज स्टेबल, ए इज अनस्टेबल, मोर स्टेबल, राइट। अब वही बात समझो मेरी, मैं तुमसे कह रहा हूं कि यार एनओ की फॉर्मेशन और हीट तुम्हें देनी पड़ी, तो बताओ क्या एनओ स्टेबल है। आंसर नहीं सर, एनओ इज अनस्टेबल स्पीसीज। हीट देनी पड़ रही है, अगर हीट रिलीज हो रही होती तो ऑब्वियस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती, तब उस केस में मैं ये बात कह देता जो आप कहना चाह रहे हो, यस और नो। लेकिन अभी तो ये बात नहीं कही जा सकती। नेक्स्ट है बेटा, ये NO और ये मेरा हाफ ऑफ O2 है, ये NO2 में कन्वर्ट हुआ है। किस में कन्वर्ट हुआ है, NO2 में। और यहां से डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन मुझे देखने के लिए मिल रही है। क्या देखने के लिए मिल रहा है, डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो साफ पता लग रहा है, यहां से वैल्यू माइनस है, इसका मतलब इसका कौन स्टेबल है, प्रोडक्ट, विच इज NO2। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो NO अगेन अनस्टेबल हो गया। तो रीजन साफ साफ क्लियर है। आप क्या लिखोगे,
in very first reaction NO is formed, heat is required, that's why product side is less stable as compared to the reactant side. But in the case of second, heat is released, it means NO is again unstable with respect to the product formation. भाई इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तभी टीचर नंबर छोड़ता है स्कूल का। आई मेरी बात समझ में नहीं आई? बाकी सेंस आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। तो क्या बेसिक बात समझ में आ गई? गीतांश बता दे बेटा। फंडामेंटल है, आसान है, बेसिक है, कोई कष्ट नहीं है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग व्हेन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग, ये सुंदर बात बोल दी उन्होंने, यहीं फंसाने की कोशिश है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज फॉर्म्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन और डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन। फॉर्मेशन का मतलब हीट, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू माइनस में गिवन है, मतलब हीट गिवन है। एक बात समझ लो, ध्यान से समझ। एंट्रोपी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था किसी दिन मेरे टीचर ने, Q/T, और बोला था ये सिस्टम है और अगर सराउंडिंग की निकालनी है तो यही वैल्यू क्या बताई थी भाई? सराउंडिंग में क्या होता है? -Q/T। यही तो सेंस था। सर किसका निकालना है? सराउंडिंग का। और Q कितना दे रखा है? सर Q दे रखा है इतना, लेकिन याद रहे ये माइनस का ना, जब तू इसको यहाँ पुट करेगा तो ऑटोमेटिकली पिक्चर किसकी हो गई मेरे भाई? प्लस का। और टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है? 298। भैया जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, खत्म। क्या मैं अपनी बातों को समझा पाया? से yes or no? क्या मैं अपनी बातों को मेरी क्लास के सभी बच्चों को समझा पाया? आसान है, बेसिक है, कोई कष्ट नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है। बहुत फंडामेंटल बातें हैं, इजीली मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। इसका मैं QR आप लोगों को 1 मिनट के लिए दिखा रहा हूं और इसके बाद हम लोग सीधा सीधा मूव कर जाएंगे इक्विलिब्रियम टॉपिक पर, और उसमें भी सॉल्ट पर। देखो एक टर्म आती है डेल्टा जी और एक टर्म आती है डेल्टा जी नॉट, एक टर्म आती है डेल्टा एच, एक टर्म आती है डेल्टा एच नॉट, एक टर्म आती है डेल्टा एस, एक टर्म आती है डेल्टा एस नॉट। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को 1 मोलर कर दिया गया है, उस सॉल्यूशन पर टेम्परेचर 298 केल्विन अप्लाई किया गया है और उस समय जो प्रेशर था वो 1 ATM प्रेशर था या 1 बारिक प्रेशर था। ये हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन। और दूसरी कंडीशन एट एनी टेम्परेचर, एनी प्रेशर, एनी कंसंट्रेशन कंडीशन। ठीक है बेटा, डन है जी? तो मुझे लगता है कि ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। फंडामेंटल बातें हैं, आसानी से समझ में आ गई होंगी। हाँ बेटा तू बोल, कुछ क्या कह रहा है? ठीक है अभी बताते हैं, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। यानी वाला पार्ट खत्म कर लो, फिर प्रोसेस के फॉर्मूले बता दूंगा। देखो भाई, आयनिक में हम लोग सारी चीजें एसिड बेस ये सब खत्म कर चुके थे बढ़िया से। एक टर्म रह गई अपने पास जिसका नाम क्या था? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कुछ याद आ रहा है आपको? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर भी पढ़ा दिया आपने। सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होना चाहिए वैसे। सॉल्ट एनालिसिस मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से ही है। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर ना 3-4 केस बनते हैं। कैसे केस? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस। एक बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का केस। एक बनता है वीक बेस, तो एक ही हो गया, और एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और एक वीक एसिड और वीक बेस। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो बेटा जी। वीक बेस तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपको ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो बेसिकली पीएच के पता होने चाहिए या H+ आयन की कंसंट्रेशन के पता होने चाहिए, या कोई एक पता होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकलेगा। इफ यू हैव द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन यू कैन कैलकुलेट द पीएच। और यहाँ पर एक टर्म आती है KH, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो कुछ बेसिक फंडामेंटल बात है। अच्छा इसी के अंदर एक बफर टॉपिक आता है, पता है आपको बफर क्या होता है? मैंने बोला भाई ये एसिटिक एसिड है और इसमें आप लोगों ने मिला दिया CO- Na+, ऐसे। तो मैंने आपसे पूछा कि एसिडिक बफर है बेसिक बफर है, तो आपने एक ही चीज देखनी है। एक काम, इसमें एसिड नजर आ रहा है मुझे, और इसको जब मैं तोड़ूंगा तो यहाँ से पानी देना पड़ेगा, एक बेस बनना और एक एसिड बनना है, फिर से एसिड और बेस बनना है। 2 एसिड दिखाई दे जाए मतलब एसिडिक बफर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात प्राचीन काल से मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूं, इसमें कोई डाउट किसी स्टूडेंट को ना हो।
बस बेटा जी, बस बेटा बस। बच्चा, ये वही स्टेटमेंट लिख रखी है बेटा जी सॉल्ट के टाइप की, आप बस सीधा यहाँ इस पर फोकस करेंगे भाई। आप सीधा इस टेबल पर फोकस करें, इसी में है सब कुछ लिखा हुआ। सबसे पहली बात, आपको जो काम की बात पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन या फिर पीएच, कोई भी एक। देखो जनरली एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं पूछते, वो आपसे पूछेगा क्या, पीएच। तो पहली बारी में आप जो फॉर्मूला याद करो ना, वो पीएच का कर लो, और ये कर लो बेटा जी किसका, केएच का। दो फॉर्मूला याद करके चलो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच बेटा जी 7 हो गया सीधा, देखते ही। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है, आपका अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तब उस केस में जो पीएच होता है वो होता है 7 प्लस 1/2 ऑफ पी के प्लस पी के बी। आप एक बात जानते हो ना यार, के और के बी अगर सर ने लिखा है तो ऑब्वियस है वो कैसे कांस्टेंट के बारे में बता रहा है बेटा जी। सॉरी सॉरी, मैंने के बी क्यों लिख दिया, मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा जी, मुझे लिखना चाहिए लॉग सी। सर वाई नॉट, आपने के बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सर यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया था। इफ देर इज ए स्ट्रॉन्ग बेस तो भैया के या के बी कैसे हो सकता है, के बी किसके लिए वैलिड है, वीक, जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो सके उनके लिए जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग यूज करते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, अच्छा इसी के लिए पहले इसका भी पीएच याद कर लो। सुनो भाई, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। क्या नाम है इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला बन के आ रहा है मेरे पास पीएच का 1/2 पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती होगी 14 माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी। ठीक है, माइनस लॉग बी माइनस लॉग सी। यहां आपने एक बात ऑब्जर्व की कि यहां वीक बेस था, इनकेस यहां स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, और समझ में आ रही है ना यार, और वीक एसिड आ जाए, ऐसा कोई केस बन जाए, तो यहां इस फॉर्मूले में मैंने ऐसा भी लिखा हुआ देखा है कि यहां दोनों टर्म क्या हो जाती हैं बेटा जी, प्लस हो जाती है। दोनों टर्म क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। एक सवाल में ऐसा दूंगा तब आपको नॉलेज होगी उसकी। एक है मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समझ लो कि अगर 10 सवाल बनने हैं तो भैया 6 सवाल इस फॉर्मूले से बन जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस पी के बी। जब दोनों ही वीक है तो आपको कांस्टेंट पी के ए भी यूज करना पड़ेगा और पी के बी भी यूज करना पड़ेगा। कुल मिला के बात है यार, इन तीन फॉर्मूले को रट ले, कुल मिला के बात ये है। ठीक है ना, इन्हीं से सवाल जो है घूम के बनना है, इन तीन फॉर्मूले को रट के रखो। अच्छा केस देख लो, के डब्ल्यू बाय वीक एसिड है तो के, और वीक बेस होता तो के बी। ठीक है जी, और अगर दोनों ही वीक होते तो के डब्ल्यू के इंटू के बी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आसान है और बेसिक है भैया, कोई कष्ट नहीं है इस पूरे फॉर्मेशन में। अब देखिए जरा सवाल, चलो ट्राई करो। पीके ऑफ वीक एसिड ओके एंड पीके बी ऑफ वीक बेस। अच्छा आप एक बात बताओ, जब दोनों ही वीक हो गए तो आप बुद्धि लगाओगे या सीधा फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 ऑफ पीके प्लस पीके बी। बोलो यस और नो में आंसर करो भाई। अगर ये बात सही है तो यहाँ 7 प्लस 1/2 पीके ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी, क्या दे रखा है 3.2, 3.2 सीधा सीधा ऐड करूंगा, और यहाँ 3.4 करोगे जरा, कितना हो रहा है 6.6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 7 प्लस 3.3। देखियो कोई आंसर है, अरे यार ये टर्म माइनस है ना, पक्का, पीके माइनस पीके भी आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा भाई, पीके माइनस पीके भी है भाई। अगर ये बात सही है सुन ले तो यहाँ माइनस कर दे, यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी 0.2, 0.1, 0.1 आ गया, ये सही है, तो यानी कि 6.9 है। ए इज द राइट आंसर। पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा। कैसे पता लगा इस सवाल में ये फॉर्मूला लगेगा, के और के बी को देखकर। जब दोनों ही वीक होंगे तो हमने जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लिया। एक फॉर्मूला और देख, आंसर ठीक है सॉल्यूशन दे रखा है इसका। चलो ट्राई करो इस सवाल को, अपने आप से ट्राई करो, मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। पहले सोचो क्या है क्या नहीं है। और तो फॉस्फोरिक एसिड होता है बेटा जी वीक एसिड, ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस, सही है ना। अब सोचो, फॉर्मूला दिखा दूं,
फॉर्मूला दिखा दूं या याद है, बोलिए। देखो मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला। हाँ जी, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, थर्ड वाला यूज करना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था ना, एक केस आएगा जहां पर आप लोग क्या काम करोगे, इसको प्लस लिखोगे, 1/2 पी के ए प्लस पी के बी, और आपको दे देगा वो क्या, लॉग सी। अब के बी की वैल्यू उन्होंने मेंशन कर रखी है सवाल में, नहीं? क्या बात कर रहे हो? अच्छा सॉरी, पी के डब्ल्यू है, सॉरी, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग। अरे भैया मैं समझ नहीं रहा तू बात को। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, पता नहीं। नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो सवाल, ये जो है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पता क्यों? पूरी बात तो सुन ले बेटा जी। कुछ होते हैं डाई बेसिक, कोई होते हैं ट्राई बेसिक, कोई होते हैं टेट्रा बेसिक। तो ये जो फॉर्मूले वैलिड होते हैं, ये कौन से बेसिस के लिए यूज होते हैं, मोनो बेसिक के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार फिर भी देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। K3PO4 है बेटा जी, इसका एन फैक्टर पता कितना होगा, 3 हो जाएगा इसका एन फैक्टर, है ना। और दूसरा है थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मेंशन कर दिया ना बेटा, थर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस। तो यानी कि ये वैल्यू कौन सी दे दी इन्होंने यार, ये दे दी इन्होंने के, पता है क्या दे दिया इन्होंने, के। और वो कंसंट्रेशन के साथ इन्होंने वैल्यू दे दी, पीएच ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन, हाइड्रोलाइज्ड प्रोड्यूस ओनली फर्स्ट स्टेप, अज्यूम दैट हाइड्रोलिसिस प्रोसीड ओनली इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, मतलब एक ही पार्ट जो है इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा है। देखना क्या फॉर्मूला यूज करोगे, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और इसमें आप लोग यहां माइनस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, क्या फॉर्मूला यूज करोगे बेटा जी, प्लस वाला। सीधा फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर क्या आ जाएगा मयंक, 12.43। समझ में आया? अब देखो आपको मैं समझाता हूं आपसे क्या गलती हो रही है, इससे पहले वाले सवाल में आता है। यहां आप लोगों ने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा वीक एसिड और पढ़ा आपने वीक बेस, क्या सॉल्ट था कहीं? नहीं पढ़ा ना। लेकिन जब ये सवाल आया तो यहां क्या पढ़ रहे हो, बेसिकली सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ रहे हो। तो इसलिए मैंने वहां पर भी आप लोगों से बोला था कि यार इस फॉर्मूले में चेंजेस होंगे उस केस में, 1/2 पी के डब्ल्यू, और यहां प्लस आएगा, और यहां आ जाएगा आपका क्या बेटा, पी के ए, और ये आ जाएगा प्लस लॉग सी। ये एक एक्सट्रीम केस था जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, और आप लोगों को मैंने सिखा दिया इसको। अब करके देख लो आंसर, चलो बताओ क्या आएगा, ट्राई करो। डी आ रहा है 12.43। एक बार सोल्यूशन भी देख लो भाई इसका, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। कंसंट्रेशन आपको दे रखी थी, वो आपने डायरेक्ट पुट कर। चलो अब काम की बात समझो भैया, इसका भी एक क्यूआर ले लो, इसका भी क्यूआर ले लो, वो पढ़ाऊंगा तुझे। बस बस, चलिए भाई, बस बच्चों बातें नहीं, बस बच्चा मेरे अब बातें नहीं प्लीज। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर, नाम है जिसका हाइड्रोकार्बन। क्या होता है भाई इस चैप्टर में, मेन रिएक्शन क्या है इस चैप्टर की बताओ, बेंजीन। एक तो आपको बेंजीन की सारी रिएक्शन इस चैप्टर की पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको एक ओजोनोलिसिस टॉपिक है, ओजोनोलिसिस वो पता होना चाहिए, प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको एक बेसिक ऑरा दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है आप जो है पूरे डिटेल को समझेंगे। और आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें बेसिकली ब्रह्मास्त्र की मदद से पढ़ाऊंगा। रुक तो जा, पूरी जल्दी आ जाती है तुझे भाई, पढ़ते रहना पड़ेगा भाई। इधर आ, बस सबसे पहला ब्रह्मास्त्र नंबर 1 डाल लो भाई अपनी कॉपी में, और इसको कॉपी को टिल्ट कर लेना, तब बनाना ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना, यहां से ऐसे बनाना।
इधर देखेंगे भाई सभी, दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। इस कंपाउंड का नाम कोई बच्चा बता दे मुझे। सर इट इज कॉल्ड प्रोपीन। इसको प्रोपीन के नाम से जानते हैं। सुन लो भाई, इस प्रोपीन पर जब हम लोग HBr डालते हैं, सिंपल HBr, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, जिसके द्वारा बनने वाला कंपाउंड कुछ ऐसा होता है। Br वहां अटैक करेगा जहां डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन कम है, जबकि अगर मैं HBr के साथ रिएक्शन करता हूं परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसमें Br वहां अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। एक समय जो कंपाउंड बन रहा है उसको बोला जाता है 2 पे ब्रोमो प्रोपेन, और दूसरी तरफ जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम है 1 पे ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को इसको अगर इसमें ही कन्वर्ट करना है फिर से, यू कैन यूज KOH एल्कोहलिक। वाई? एलिमिनेशन रिएक्शन E2 इज वैलिड। कैसे जी? अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से Br। मैकेनिज्म याद कर रहा हूं, तो इसका बेस आएगा, पहले बीटा से हाइड्रोजन को खींच लेगा, बना हुआ नेगेटिव आगे शिफ्ट होगा, Br को बाहर कर देगा। कुछ याद आ रहा है? फिर से यहां से आ जाओ जी, यहां से ये बनाना हो अगेन KOH एल्कोहलिक। सर आप ये नहीं लिख रहे कि बाहर क्या निकलेगा, मतलब नहीं है उस बात का, लेकिन फिर भी लिखना चाहो तो KBr और वाटर बाहर हो जाएंगे। अगेन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोपीन। अल्फा पोजीशन ये हो गई जहां Br, और बीटा पोजीशन ये हो गई। अल्फा पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट या मैं कहूं मेन ग्रुप रिएजेंट अटैच्ड हो। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं यहाँ। अगर इस पर मैंने KOH डाल दिया एक्वस, समझ में ये बात को, एक्वस एक्वस वो एल्कोहलिक था, ये एक्वस है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करा देता है SN2 डायरेक्टली, और बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो एल्कोहल होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब Br जाएगा K के साथ, KBr बाहर, OH अंदर। जो काम तुमने यहाँ किया है वो सेम काम तुम्हें यहाँ करना पड़ेगा। एक्वस अगेन, yes there is a formation of a CH3 CH2 CH2 OH then, बस, जिसका नाम होता है प्रोपेनॉल। क्या नाम होता है इसका? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। फिर इस भाई पर जब मैं रिएक्शन कराता हूं KMnO4 की इन एसिडिफाई मीडियम, तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन में ये दोनों हाइड्रोजन बाहर हो जाते हैं, और प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, एक ही बात होती है, कि फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोपियोनिक एसिड भी एक ही होता है बेटा, वो कॉमन नेम होता है इसका। फिलहाल के लिए प्रोपेनोइक एसिड में लिख रहा हूं, और मेरी क्लास का प्रत्येक बच्चा ये कहानी जानता है। फिर इसके ऊपर डाला जाता है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? डी कार्बोक्सिलेशन। सुनो, डी कार्बोक्सिलेशन में जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या होता है आपके पास? ईथेन। What compound is formed over there? Ethane. Ethane is formed. क्या बन जाता है दोस्त? ईथेन बन जाता है। क्या यहाँ तक डेटा समझ में आ गया? आसान भी है। इसके बाद मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इसके ऊपर इससे डायरेक्टली बनाना हो तो क्या कर सकते हो? तो यू कैन यूज H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस कॉन्सेंट्रेटेड। और भी बहुत सारे रिएजेंट है, वो 12th क्लास में बताएंगे। अभी इसको डायरेक्टली यूज करना है। अगेन यू कैन यूज H2SO4 एट हायर टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस कॉन्सेंट्रेटेड। क्या इतनी कहानी समझ में आई भैया? होता कैसे होगा? अगेन देयर इज एलिमिनेशन। इसी को डीहाइड्रोक्सी या मैं बोलूं डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ से OH और यहाँ से H, यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, बीच में डंडा, यानी कि प्रोपीन इज फॉर्म। कृपया करके इसको स्पीड में नोट कर लें। ब्रह्मास्त्र नंबर 1, दिस इज व्हाट? ब्रह्मास्त्र नंबर 1। अभी आप देखोगे कन्वर्जन में ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा रही होंगी। दिस इज व्हाट? ब्रह्मास्त्र नंबर 1। आपकी बुक तैयार हो गई है भाई, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
उसमें 12th क्लास का डेटा है भाई, ठीक है, 12th क्लास का कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंप्लीट बना दिया, 11th एंड 12th कंबाइंड। इलेवेंथ प्लस 12th कंबाइंड, उसमें 3-4 मतलब कैटेगरी बनाई है। सबसे पहला है सीबीएसई, सबसे पहला है आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड, उसके बाद है बेटा जी सीबीएसई कॉर्नर, और उसके बाद है जेई मेन, फिर है जेई एडवांस, फिर है नीट, और फिर लास्ट में फाइटर एज और तगड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से बढ़िया बंच एक किताब बना दी है, वो ऑर्गेनिक का इनफ मटेरियल होगा। उसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उतना पढ़ लो, आप लोगों का मेंस का और नीट का काम हो जाएगा। देखो एडवांस के अंदर 2-4 स्टैंडर्ड किताब और भी आप लोग कर सकते हो। तो आगे बढ़े, चलिए अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने, बस बात नहीं भाई। भाई साहब डन, चले मेरे भाई आगे। बस अगला, बस भाई अगला, बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। अगली केमिकल रिएक्शन पर मैं मूव कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे सभी। आसान होती है और पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं रिएक्शंस। चलो जी, ये है भैया ब्रह्मास्त्र नंबर 2, ये है ब्रह्मास्त्र नंबर 2। इसके अंदर हम लोग जो सबसे पहले यूज करते हैं उसका नाम है CH4। बेटा मेरे अगर ये CH4 है तो ऑब्वियस है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, मीथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा, मीथेन। और बच्चा मीथेन पर जब मैं रिएक्शन कराता हूं किसकी, Cl2 की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो CH3Cl होता है, इसका नाम है भैया क्लोरोमीथेन। अब काम की बात सुन ले भैया ध्यान से, जब इस पर तुम सोडियम डालते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सोडियम इन ड्राई ईथर, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है वुर्च रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है मेरे भाई, ईथेन। सब जानते हैं इसके बारे में। इस ईथेन पर जब आप दोबारा से क्लोरीनेशन करोगे तो बनने वाला कंपाउंड क्लोरो ईथेन हो जाएगा। इस क्लोरो ईथेन पर जब आप KOH डालोगे, एल्कोहलिक, एक्वस डालते हैं तो OH आता है, एल्कोहलिक डालते हैं तो बेटा जी डबल बॉन्ड बनता है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, E2 एलिमिनेशन। अगेन देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या फिर कोई और नॉन पोलर रिएजेंट, तो बेटा जी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऐसा करने पर यहाँ भी Br और यहाँ भी Br की फॉर्मेशन होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है QH एल्कोहलिक, फॉलोड बाय, भाई ये लिखना बड़ा जरूरी है, NaNH2 एल्कोहलिक, क्योंकि ये KOH तो वहाँ काम हो चुका है ऊपर से, तो इसलिए इससे तगड़ा बेस चाहिए होगा। तो इससे जब तगड़ा बेस होगा तो ये वाला Br और ये वाला H, फिर आपके पास ये वाला Br और ये वाला H, ऐसा करने से ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। ये कहानी मैंने पहले भी गाई है भाई। अब इसके दो रूप हैं, अगर तुमने यहाँ सोडियम डाल दिया, लिक्विड अमोनिया, तो देखो दोनों पे भी एक इक्वलेंट डाला तो एक पर रिएक्शन करेगा, जैसे इस हाइड्रोजन को हटाएगा और सोडियम अपने आप को लगा देगा। फिर तुमने एक काम कर लो, यहाँ CH3Cl डाल दो, एक इक्वलेंट, ऑब्वियस है जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसका नाम है प्रोप 1 आयन।
लेकिन मान लेते हैं कि भाई अपने पास ये दो इक्वलेंट होता, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और दो इक्वलेंट सर ने लिखा होता, दो इक्वलेंट बोलता वत्सल, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन गायब। ऐसा करने से जो पिक्चर बनती, दोनों तरफ सोडियम सोडियम दिखाई देता। ऐसा करने पर CH3Cl दो इक्वलेंट अगर मैं ले लूं तो एक CH3 और दूसरा CH3, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता वो कैसा होता, यहाँ से ये CH3C, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये C और ये CH3, इसका नाम होता है बेटा ब्यूट टू आइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड इट इज, ब्यूट टू आइन। अब तीसरी रिएक्शन, इस भाई पर अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब डाल दी जाती है, रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ RHT, रेड हॉट ट्यूब। ऐसा करने से जो बनने वाली पिक्चर है उसका नाम क्या हो जाता है दोस्त, बेंजीन। अब बेंजीन की तमाम रिएक्शन है, जैसे बेंजीन पर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 डालने पर, AlCl3 सनलाइट नहीं, तो बेटा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ब्रोमीन डालने पर क्या बन जाता, ब्रोमोबेंजीन। ऐसे ही बेंजीन पर CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अगर मैं कर देता एनहाइड्रस, तो इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। यही अगर मैं यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3CO का ट्वाइस O AlCl3 डाल दूं, जो कि सेम ही होता है CH3COCl के इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ऐसा करने पर एसीटोफिनॉन इज फॉर्म विच इज बेंजीन के ऊपर COCH3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लास्ट वाला जो कंपाउंड सन ने बनाया है, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनॉन। प्यारे बच्चों, कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूं, एसीटोफिनॉन। ऊपर वाला है भैया टॉलिन, इससे ऊपर वाला है मेरे भाई क्लोरोबेंजीन। अब पढ़ाने को बिना इसमें बहुत कुछ है, मैं कहीं भी इसको कैसे भी घुमा सकता हूँ, लेकिन मूड इतना है कि बस इतना ही है, ठीक है। काम की बात समझो। इसके ऊपर अगर मैं, सुन ले, इसके ऊपर अगर मैं KOH डाल दूं, KOH एक्वस, समझना बात को, एक्वस में Cl किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्त, सर Cl कन्वर्ट इनटू OH, क्योंकि आपने KOH एक्वस डाला है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं थ्रू KMnO4, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि कंपाउंड में एसिडिक करेक्टर आ जाएगा, COH बन जाएगा। और CH3COH पर अगर मैं सोडा लाइम डाल दूं फिर से, NaOH प्लस CaO एंड हीट, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। क्या मैं समझा पाया? नोट करिए कृपया करके, क्योंकि ये सब पेपर में घूमने वाला है भाई। स्पीड में नोट करिए। तुम्हारा मन कहता होगा ये पहले क्यों नहीं पढ़ा देते हैं, है ना, क्लास में तो नहीं पढ़ाते ये सब, ये बच्चागिरी है इसलिए नहीं पढ़ाते। जेईई मेंस का रिजल्ट आने वाला है भाई। अपने सीनियर भैया लोगों से अपने नंबर वंबर पूछा करो, क्या करो कितने ला रहे हो। देखा ना ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, हमें साइड करेगा। ऋषभ पेपर कब है तेरा? ऋषभ क्या 18 को पेपर है तेरा? साक्षी, साक्षी 12th स्टार्ट करेंगे बेटा आज 3:30 बजे से। हाँ मैं तो बताना भूल गया, जिन बच्चों के पेपर खत्म हो गए हैं उनका आज 3:30 बजे से 12th शुरू कर रहा हूँ मैं, सॉरी। एंड दिस इज कॉल्ड ब्रिज कोर्स। आज भाई मेरे को नहीं भरोसा भाई, हाँ मतलब ऑब्वियस, मेन टॉपिक तो तभी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आज 12th क्लास पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। कोई बात नहीं एक ब्रिज कोर्स होता है कक्षा 11 से 12वीं में जाने के लिए, 11वीं ही पढ़ाऊंगा लगभग लगभग, 3:30 बजे से पढ़ाऊंगा 5 बजे तक। 11th रिवाइज करा रहा हूँ बस, हाँ इनकी नज़र में 11th पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी तुम समझ जाना भाई। अरे ब्रिज कोर्स तुम्हें भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब, वो मेरा काम है, डोंट वरी।
मेरे ऊपर छोड़ दो, किसी का ना ऊपर होगा ना किसी का नीचे होगा, घबराइए मत भाई। अभी इनका पेपर खत्म हो गया बेटा, ये क्या करेंगे, घर पे घूमने मस्त घूमेंगे। देख रही है, जिनके पेपर खत्म हो गए हैं, जैसे एमडीपीएस वालों का आई थिंक 11 को पेपर है, 10 को है, बस तो 11 तारीख से तुम्हारी 12th शुरू, ठीक है ना। 2-3 स्कूलों के हो गए। चलें भाई आगे। भाई मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, क्लास 11th के बाद जो बच्चे इस मोड में रहेंगे कि 10 दिन रेस्ट कर लेते हैं, नानी हाउस चला जाते हैं, मम्मी पापा के साथ गोवा, अच्छा सॉरी, किसी मंदिर में चले जाते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों पर निकल जाते हैं, तो भाई मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े दुविधा में रहोगे तुम लोग फिर। कुंभ जा रहा है, कब जा रहा है, 10 तारीख को, अब वापिस कब है, अगले दिन ही वापिस, इतने दिन में धुल जाएंगे तेरे हैं? मैं ये कह रहा हूँ इतने दिन में धुल जाएंगे तेरे पाप। चल, तेरे को चाहिए पूरा 1-1.5 साल रहे वहां, सुबह भी नहाए, दोपहर भी नहाए और शाम को नहाए। चले भाई, आधी गंगा जी मैली हो जाए तब समझियो कि जो है पाप गए। चलें आगे। पानी बहुत ठंडा है पहाड़ों पे, तो बहुत जबरदस्त ठंडा है, मजा ही अलग है लेकिन पहाड़ों का, नहीं अच्छा लगता है, पर क्या करें, मैं कहाँ जाता हूँ यार, मेरे तो यही मालदीव। हाँ कुंभ तो मुझे जाना है यार, एक्चुअली फैमिली में ना 1-2 इवेंट है जिनके चलते मैं कुंभ नहीं जा पा रहा, लेकिन मैं सोचता हूँ वो भी कुंभ से कम नहीं है, वो भी हो जाए ठीक ठाक तो बढ़िया है। चलें आगे। अरे तुम कुंभ का मीनिंग ही नहीं जानते, चलो छोड़ो 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 भैया, एक बात सुनो ध्यान से, आगे बढ़े भाई, सब नोट करो स्पीड में, बातें नहीं। देखो आपको बता रहा हूं, विनिंग एटीट्यूड और लूजर एटीट्यूड, एक बच्चा जो इस समय नोट कर रहा होगा वो विनिंग एटीट्यूड है, और जो इस समय मेरी बातों में मुझसे बात बनाने की कोशिश कर रहा होगा वो लूजर है, बता रहा हूं, वो खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। मतलब बच्चा नहीं, मैं समझ रहा हूं ना भावना को, दिमाग की बात हो रही है, क्योंकि यही मैटर करता है भाई, आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके पाथ से। एनहाइड्रस, ये वाला फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, और नीचे वाला फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन, वुड्स फिटिंग, इसी पर क्लोरीन पर CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई डाल दे तो फिर टॉलिन बना देगा। चले मेरे भाई आगे, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं भैया, बहुत ध्यान से देख ले, आगे देखेंगे भाई सभी। वेदांश सुधर जा भाई। जिन बच्चों के एग्जाम होते रहे चुपचाप से क्लास में आना शुरू कर दीजिए, न्यू टाइम टेबल के अनुसार 2 बैचेस बनेंगे, एक वीकडे और एक वीकेंड। वीकेंड बैच जो बनाएंगे इस बार कोशिश करेंगे फ्राइडे सैटरडे संडे बनाएं, उसमें एक थर्सडे भी इंक्लूड करेंगे, जैसे इस बार थर्सडे इज अ कॉमन डे, इस बार कॉमन डे ही 2 डे बनाएंगे, यानी कि थर्सडे एंड फ्राइडे। नहीं है समझ में, मैं बता दूंगा आपको, समझ में आ जाएगा, आपकी सहूलियत और बढ़ जाएगी उसमें। क्लास 3 ही दिन होगी, लेकिन जो कॉमन डे होता है ना, दूसरे बैच का जो कॉमन डे होता है वो थर्सडे ही होता है, लेकिन अब तुम्हारा भी एक कॉमन डे बढ़ जाएगा, उनका भी बढ़ जाएगा,
तो इसका मतलब है आपको थर्सडे आना है, थर्सडे आ जाना, फ्राइडे आना है, फ्राइडे, इस टाइप से बनेगा। वो बन जाएगी टाइमिंग, टेंशन ना लो, वो मेरा काम है। ठीक है, मैं बना दूंगा आप लोगों की बढ़िया टाइमिंग। सुनो, आगे बढ़े भाई। एसी की अभी रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी, चला दूं? भाई साहब नोट हो गया सभी से? अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं बस। बच्चा मेरे नील इधर देख। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है आज की क्लास की, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देख और समझने की कोशिश कर। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देख और समझने की कोशिश कर। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये तुम्हारे जीवन में बेंजीन आ गई है, और बेंजीन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीसीज है। बेंजीन चाहता है कि वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मेंटेन करके रखे। तो फिर क्या करें सर? इसका करने के लिए आप यहां पर एक जी लगाओ जिसका नाम होता है ग्रुप। ये ग्रुप आर ऑफ टू टाइप। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो इसकी ऑर्थो और इसकी पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज, इसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। और आने वाला अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है तो वो प्लस पर तो अटैक करेगा नहीं, वो बाय डिफॉल्ट मेटा पर अटैक करेगा। यही रीजन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो इस टॉपिक में ना गड़बड़ होती ही है बच्चे से, इसलिए इसको बहुत तसल्ली से आराम से पढ़ा रहा हूं, सीख लीजिए। इफ योर ग्रुप इज कंसिडर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और कौन कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है? जनरली जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसे ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाम देते हैं। क्या चाहिए सर? मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जिसका नाम है, तब इस केस के अंदर हमारे पास जो बनता है विच इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब हो गया जो डोनर ग्रुप होगा। और डोनर ग्रुप कौन होगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे यहां पर जिसके ऊपर प्लस होगा वो विड्रॉइंग है, नेगेटिव हो, लॉन पेयर हो, जैसे OH हो गया, बेंजीन के ऊपर NH2 हो गया, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। सर इससे क्या सिखाना चाह रहे हो? बस एक सवाल सिखाना चाह रहा हूं और कुछ भी नहीं। देखिए बेंजीन के कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे ये बेंजीन है दोस्त। अगर दोस्त मुझे बेंजीन बनाना है तो बेंजीन कैसे बनेगा? सर बेंजीन बनाने की अनेक विधियों में से एक विधि ये है कि आप ये ट्रिपल बॉन्ड पर रेड हॉट आयरन डाल दो। रेड हॉट आयरन, रेड हॉट आयरन ट्यूब। और इसके अलावा आप क्या डाल सकते थे? आप फिनॉल पर जिंक डस्ट डाल दो। फिनॉल पर जिंक डस्ट, तब भी आप लोग क्या बना पाओगे बेटा? बेंजीन। और भी तमाम तरीके थे, जैसे हमने BDC से भी बेंजीन बनाया था, लेकिन अभी के लिए दो पर हम लोग काम कर रहे हैं। तीसरा, बेंजीन कैसे रिएक्शन करता है? सबसे पहली रिएक्शन मैंने बेंजीन की पढ़ाई थी, हेलोजिनेशन। हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब इसके तमाम एग्जांपल यू कैन राइट एक्सेप्ट फ्लोरीन, यहाँ I2, यहाँ Br2 और यहाँ Cl2 आप लोग यूज कर सकते हो। ऐसा करने से जो कंपाउंड बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बेसिकली यहाँ हेलोजन जुड़ जाएगा। सर किसी भी पोजीशन पे जोड़ दें? बिल्कुल जोड़ दो, कोई जरूरी नहीं होती कि ऊपर वाली ही पहली होती है। बेंजीन में अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसको कहीं भी जोड़ता, वो पिक्चर क्या रहती है बेटा जी? सेम ही रहती। क्या रहती? वो पिक्चर सेम ही रहती। बोलो कोई कष्ट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं, वो अलग चीज है। देखो जरा ध्यान से,
सुनो भाई, वो डायरेक्ट हैलोजन पर। सुनो भाई, इसके बाद अगर मैंने तुमसे पूछा कि इस पर एक रिएक्शन और कराते हैं हम लोग, HNO3 + H2SO4, और बेटा जी ये है कॉन्सेंट्रेटेड, बोथ आर कॉन्सेंट्रेटेड, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज देयर, NO2 जाकर अटैक करता है और ये क्या बन जाता है दोस्त, यहाँ से NO2, नाइट्रोबेंजीन इस फॉर्म। अच्छा, ये नाइट्रोबेंजीन कैसा है, ऑर्थो, पैरा या मेटा? तो आंसर है मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि अब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर लगाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसे ही इसके अलावा आप लोग क्या यूज कर सकते थे, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, विच इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ऐसा करने से बनने वाला कंपाउंड टॉलिन होता था। नेक्स्ट है, यह है CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। ऐसा करने से बनने वाला कंपाउंड होता था CH3COCH3। इसको प्यार से जानते हैं हम लोग किस नाम से, एसीटोफिनॉन। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, एसीटोफिनॉन। बोलो गेम समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन का नाम क्या होगा जैन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? सर ये बहुत आसान, बहुत बेसिक है। चलिए अब मैं 2-4 इसके सवाल कराता हूं ताकि आप लोगों को इसका डेटा समझ में आ जाए। चलें जी आगे, प्रैक्टिस हो रही है ठीक से। चल, तो ये डेटा समझ में आ गया नील? अब नील इस पर हम लोग बेसिस कुछ सवाल पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखने होंगे। अब कहने को तो बहुत रिएक्शन है इस पर, सल्फोनेशन हो सकती है, कोई और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकती है। क्या होगा? क्वालिटी तो नहीं घटेगी उससे? चले भाई, बेंजीन पर H2SO4 फ्यूमिंग डालना पड़ता है और बेंजीन के ऊपर SO3H बन जाता है फिर। चलो इधर आओ, मान लेते हैं बेटा जी ये आपके पेपर में आ चुका है कि हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, यहां लिखा हुआ है बेटा पैरा पर ब्रोमो और यहां है NO2 ग्रुप। दूसरा है हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, यहां मेटा पर ब्रोमो। तीसरा है हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, ये एसिटोफिनॉन और यहां पर ये Br है। चलो सोचो समझो बताओ इन तीनों से कैसे कन्वर्ट करोगे, बेंजीन को कन्वर्ट करना है इन तीनों में, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सोचिए। तो मेरा आंसर होगा, देखो भैया सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि पहले तो ये चेक करना कि ये दोनों आपस में कैसे डायरेक्टिंग है। मेरे भाई ये मेटा है और ये पैरा है, ये बात तो तय है कि दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो पहले किसको ऐड करेंगे, कौन एक दूसरे की पोजीशन क्या है, पैरा, तो पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का ऐड कर लो। इन दोनों में से पैरा डायरेक्टिंग कौन होगा वत्सल, ब्रोमीन। इसलिए सबसे पहले किसको ऐड करेगा बेटा, ब्रोमीन को, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। से यस और नो। ऐसा करने से पहली बारी में कंपाउंड बनेगा ब्रोमोबेंजीन, और इस ब्रोमोबेंजीन भाई पर नाइट्रेशन करा दो डायरेक्टली, HNO3 + H2SO4। से यस और नो, कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा करने से इसके द्वारा जनरेट हुआ NO2 पॉजिटिव इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक करके इसको मेजर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अब बताइए ये और ये आपस में कैसी पोजीशन है, मेटा, तो पहले मेटा डायरेक्टिंग ऐड करना पड़ेगा। और हु इज कंसिडर एज ए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ओवर देयर, ऐसा करने से जो कंपाउंड बनेगा वो यहां से क्या बन जाएगा, पहले NO2 और इसके बाद आप लोग ब्रोमिनेशन करा दो डायरेक्ट। सुन ले, AlCl3 एनहाइड्रस। भैया ये रिएजेंट तो देखो रटना पड़ेंगे बढ़िया तरीके से। इसके बाद यहां से मुझे इसको कन्वर्ट करना है पहले। अब भी बताइए ये एक दूसरे की पैरा है, तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है बेटा जी, Br। तो पहले इसको ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर लो दोस्त, और उसके बाद फिर एसीटोफिनॉल बना लेना। किसकी मदद से, CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlC। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन
कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। अगेन द ब्रोमिनेशन इज Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एनहाइड्रस लिखना ना भूलें, टीचर काट सकता है नंबर। चलें भाई आगे। कोई कष्ट है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल टॉपिक था, आसानी से कवर हो जाना चाहिए मेरी क्लास के स्टूडेंट। क्लियर है जी? आप नोट करना चाहो नोट कर लो। अब मैं सवाल दिखाता हूँ आपको। चलें आगे बढ़े। बस बस मेरे भाई। अब यार इस एक चीज एक सजेस्ट करो सर। अब मुझे ये तो पता लग ही रहा है कि अपने बच्चों के जिन जिन के नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चों का इसमें फोटो जोड़ दें किताब में। क्यों भाई? इस बुक में कुछ रिजल्ट मैंने लगाए हैं पीछे, 2024 के हैं, ये भी ऐड कर देते हैं। पता तो लग ही गया, जिसके भाई 232 नंबर हैं, नंबर सिलेक्शन तो हो ही गया ना। क्या कहते हो, जोड़ दें? चलो तो इसको एक बार भेजो मुझे, फिर ऐड कराते हैं इसमें। आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं सेंटर से, जो अभी हाईएस्ट जा रहा है, अभी जो मुझे बताया वो 232 नंबर बताया है। एक आध बच्चा और भी होगा छुपा रुस्तम छुप के बैठा, मुझे पता है। आदित्य एक तो तेरे स्कूल का, वो बता नहीं रहा। वो पहले ही कह रहा था सर मैं रिजल्ट के बाद ही बताऊंगा, उससे पहले नहीं। उसका भी मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा ठीक कर सकता है। और हर्ष के 200, पलाक्स के 219, और आपका एक वो था चौहान 210, एक और लड़का चौहान है 190। नाम नहीं, फोटो कौन सी फोटो? लाला दे ना, ब्लूप्रिंट दे। मैं क्या करूँगा उसका। चले भाई आगे, आगे बढ़े भैया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो टीचर जो पेपर से पहले ब्लूप्रिंट देते हैं। लो बेटा, यही हमारा जीवन रहा है, यही तुम्हारा हो जाएगा। देखो हाइड्रोकार्बन। हाँ दे ना, मुझे केमिस्ट्री का दे। अच्छा मैडम भेज रही है ये पेपर, सही है भाई। तो डीपीएस में है ना? वेरी नाइस। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सही चल रहा भाई। बस बस करा दिए मैंने ये, और कर लेते हैं एक बार। करा है तो बहुत कुछ है, कुछ और 2 बार हो चुके हैं। क्या करा दूं? फिर अब मुझे कराना ही पड़ेगा, पहले ये लग रहा है। सुनो बच्चों, रुक जा, इंडिकेटर ही पढ़ाऊं फिर। भाई एक बात बताइए, सुनिए, मयंक इधर देख ले। अगर एक टर्म में तुझसे बोलता हूं ओजोनोलिसिस, मुझे इसके ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट लिख के दिखा। इसका नाम है टॉलिन, और फिर टॉलिन के ऑर्थो पोजीशन पर मैं अगर CH3 लगा देता हूं तो इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलिन। इसके तू मुझे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट लिख के दिखा। दो पहली गलती, बच्चा इसको एक कंपाउंड मान लेता है, जबकि कंपाउंड कितने हैं? 2। सर हो गया क्या? सर अभी निकल रहे हो? टाइम काम था थोड़ा सा, अभी कुछ बिजी हो तो कल करेंगे। कल करेंगे। ये CH3 और ये क्या है बेटा जी? CH3। बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। आप बताइए इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? पहली बात तो कभी भी ऑर्थोजाइलिन आए तो आप ये बना के आओगे तो अधूरा ज्ञान है, आपको साथ में इसका ये स्ट्रक्चर भी लिखना जरूरी है। अब इन दोनों का ओजोनोलिसिस करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे। बोलो जल्दी से बताइए भाई, क्या ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? बताएंगे भाई सभी, बताओ भाई। ऋषभ, गौरवी, माधव। देखिए भैया बड़ा ही सिंपल है।
सबसे पहले इसका जब एनालिसिस करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे ऐसे तोड़ देंगे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो ये बाहर, नीचे वाला ये जब अकेला ऑक्सीजन आता है तो CHO, और ये C बना हुआ है तो कीटो, तो यहाँ बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड, और यहाँ से बन जाएगा CHO। सही है मेरे भाई, एक ये बनना, एक बनना, और एक क्या बनना है बेटा जी, SCHO। SCHO क्यों, CHO। तो ये तो बने 2 और ये बना 1। जब से यहाँ तोड़ते हैं तो यहाँ से तोड़ने का मतलब है टूटेगा 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 टूटेगा, एक तो बनेगा ऐसा, यानी कि यहाँ बन जाएगा एक और C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH3, और साथ में बन जाएगा वही आपका CHO। एक डंडा का मतलब मिथाइल ही तो होता है नालायक। चलो, काम की बात ये है कि एक वो बना और एक ये बना और एक ये बना, बाकी क्वांटिटी से मैटर नहीं करता। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तीनों बातें आप लोगों को लिखनी चाहिए थी। चलिए जी, आज की कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। अब भैया अच्छी तरीके से इसको कवर करेंगे भाई, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्रिपेयर करें, और कल की